वेलकम स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकेंड ईयर फिलॉसफी पेपर सेकेंड लॉजिक। मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इस पेपर का फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ लॉजिक, इस पर विशद रूप से हमने चर्चा की है। आज हम एक नया चैप्टर लेंगे, इनफॉर्मल फैलेसीज या फैलेसीज, तर्क दोष। ठीक है, तर्क दोष जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस पद का जो अर्थ है वो किसी युक्ति की त्रुटि के अर्थ में किया जाता है। यानी जब भी कोई युक्ति की जाती है तो उस युक्ति को प्रतिपादित करने में जो गलती होती है, उस गलती या त्रुटि को ही हम तर्क दोष कहते हैं। ये तर्क दोष जो है वो एक प्रकार का अनुचित तर्क युक्ति है। यानी ये युक्ति का एक स्वरूप है जो ऊपर से तो हमें सही दिखाई देता है, लेकिन परीक्षण करने पर प्रमाणित होता है कि वो उचित नहीं है। तो एक तर्कशास्त्री का उद्देश्य है कि न्याय संगत तर्कों से दोषपूर्ण तर्क को अलग करना और उस अलग करने की विधि को प्रतिपादित करना। इसलिए वो जो है उन सभी स्रोतों की परीक्षा करता है जहाँ से तर्कों में त्रुटि हो सकती है। यानी तर्कशास्त्री जो है उन सभी छिद्रों को ढूंढता है जिनसे तर्कों में त्रुटियाँ जो है प्रवेश कर जाती हैं। फिर वो सुझाव भी देता है और उसे कैसे दूर किया जाता है ये भी उपाय बताता है। मनुष्य जो है वो तर्क करने में जो भी गलतियाँ करता है उनकी सूची बहुत बड़ी है। तो तर्कशास्त्र में इन त्रुटियों को दो भागों में बांटा गया है, यानी इन दोषों को दो रूपों में बांटा गया है, औपचारिक तर्क दोष, अनौपचारिक तर्क दोष। औपचारिक तर्क दोष तब होता है जब किसी तर्क की रचना या आकार में कोई दोष उत्पन्न हो। यानी जब निरपेक्ष न्याय वाक्य के किसी नियम का उल्लंघन होता है तब ये दोष उत्पन्न होता है, और ये दोष उस युक्ति के रचना में या आकार में पाया जाता है। तो ऐसे दोष जो हैं औपचारिक तर्क दोष की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक तर्क दोष। अनौपचारिक तर्क दोष न्याय वाक्य की विषय वस्तु से संबंधित है, किंतु कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं या कुछ ऐसे भी तर्क दोष हैं जो न्याय वस्तु की विषय वस्तु से ही संबंधित है। यानी आम आदमी जो है अपने दैनिक जीवन में ऐसे दोष प्राय अनजाने में ही करता है। तर्कशास्त्री जो है अनौपचारिक तर्क दोषों की संख्या और प्रकारों के विषय में एक मत नहीं है। फिर भी इन तर्क दोषों को दो भागों में बांटा गया है। कौन से तर्क दोष? अनौपचारिक तर्क दोष। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अनौपचारिक तर्क दोष ही कोर्स में है और औपचारिक तर्क दोष प्रैक्टिकल भाग में है, और अनौपचारिक तर्क दोष आपका थ्योरी पार्ट है। तो तर्क दोषों के दो रूप हैं, प्रासंगिकत्व तर्क दोष और दूसरा है संदिग्धार्थक तर्क दोष। प्रासंगिकत्व तर्क दोष को हम संगति का दोष भी कह सकते हैं, फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस। अब प्रासंगिकत्व तर्क दोष किसे कहते हैं?
ये वो दोष होता है जिसमें आधार वाक्य और निष्कर्ष जो है तार्किक रूप से अप्रासंगिक होते हैं और ये युक्ति की सत्यता को प्रमाणित करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, यानी ये तर्क दोष उस स्थिति में उत्पन्न होते हैं जब किसी युक्ति के आधार वाक्यों को निष्कर्ष के संदर्भ में किसी न किसी कारण से अप्रासंगिक पाया जाता है। यानी आधार वाक्य और निष्कर्ष जो है संदर्भ से रिलेटेड नहीं होते हैं, प्रसंग से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो वैसे युक्तियाँ जो होती हैं प्रासंगिकत्व तर्क दोष कहलाती हैं। यानी प्रसंग से रिलेटेड बात नहीं होती है। आधार वाक्य जो है निष्कर्ष के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से प्रासंगिक प्रतीत होते हैं, परंतु जब हम विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण करने पर अप्रासंगिक पाए जाते हैं। तो ये जो अप्रासंगिक होते हैं इससे भी कई तरह के तर्क दोष उत्पन्न हो जाते हैं और इस समूह के जो प्रमुख तर्क दोष हैं वो कुल 12 प्रकार के हैं। सबसे पहला है बल संबंधी युक्ति, अपील टू फोर्स या मुष्टि युक्ति तर्क दोष। कभी कभी जब हम अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी तरह के दंड का या बल की धमकी देते हैं या दबाव के कारण किसी निष्कर्ष को स्वीकार किया जाता है, जैसे धमकी देना कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें पीटूँगा। कई बार कुछ सूक्ष्म धमकियाँ भी दी जाती है ताकि दूसरे उसका दृष्टिकोण और विचार अपना ले। जब कोई दूसरों को अपना दृष्टिकोण अपनाने की धमकी दे तो वह बलपूर्वक युक्ति करने का दोषी होता है या मुष्टि युक्ति तर्क का प्रयोग कर रहा होता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी किसी बात को मनवाने के लिए बल प्रयोग की धमकी देता है तो वह मुष्टि युक्ति का प्रयोग कर रहा होता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली कहावत जो है मुष्टि युक्ति तर्क दोष पर पूरी तरह से लागू होती है। उदाहरण के लिए घरेलू मुद्दों से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मामलों तक सूक्ष्म धमकियाँ जो है वो शक्तिशाली औजार के रूप में काम में ली जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुष्टि युक्ति का अर्थ है कि युद्ध की धमकी देने से भी होता है। बल प्रयोग के आधार पर जितने भी कार्य किए जाते हैं वो व्यावहारिक रूप से कभी कभी कामयाब भी होते हैं, परंतु ऐसे तर्क जो हैं तार्किक रूप से उचित नहीं माने जाते हैं। ठीक है। सेकंड है व्यक्तिपरक लांछनात्मक युक्ति तर्क दोष। ये दोष तब उत्पन्न होता है जब जो कुछ कहा जाता है उसकी सत्यता को अप्रमाणित करने की बजाय कहने वाले पर ही आरोप लगा दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि कोई दार्शनिक है बैकन का दर्शन अविश्वसनीय है क्योंकि उसे अपनी बेईमानी के कारण कुलपति के पद से हटा दिया गया है। तो यह युक्ति जो है दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का चरित्र जो है, जो कुछ वह कहता है उसके औचित्य और अनुचित्य पर निर्भर नहीं रहता है। यानी व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ, भावनाएं और पूर्वाग्रह आदि इस दोष के मुख्य रूप से स्रोत माने जाते हैं और किसी भी युक्ति का निष्कर्ष इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाता कि उसका आधार वाक्य जो है अनुचित है, बल्कि इसलिए कि कहने वाले व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है या वह विरोधी पक्ष का है या उसकी परिस्थितियाँ ही ऐसी है कि उसे ऐसा निर्णय करना पड़ा। किंतु युक्ति करने वाले का चरित्र
और राष्ट्रीयता या धर्म निष्कर्ष की सत्यता अथवा असत्यता के लिए पूरी तरह से सार्थक या अर्थपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी युक्ति की वैधता जो है व्यक्तिगत स्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। हम उस व्यक्ति का पर्सनल जो व्यक्तिगत जो चरित्र है, जो आचरण है, उस आचरण को अप्रमाणित हम उसकी जो बात कही जा रही है उस संदर्भ में हम लागू नहीं कर सकते हैं। यानी जो कुछ वो कह रहा है उस बात को तो हम असत्य सिद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके व्यक्तिगत पहलुओं पर आरोप लगा करके उसकी बात को काट रहे हैं। तो ये जो है सही नहीं है। तीसरा है परिस्थित्यात्मक युक्ति तर्क दोष। यानी परिस्थिति को ध्यान में रख करके जो बात की जाती है, ये दोष तब उत्पन्न होता है जब हम किसी व्यक्ति के परिस्थिति विशेष को आधार बनाकर किसी ऐसे निर्णय पर पहुंचने का हम प्रयास करते हैं जो कि अप्रामाणिक है। तो ऐसी युक्ति जो है व्यक्तिपरक परिस्थित्यात्मक तर्क दोष कहलाती है। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति है, एक शिकारी को मनमाने ढंग से शिकार करते हुए रोकता है। तब वह शिकारी कहता है कि आप मुझे शिकार करने से नहीं रोक सकते, क्यों? क्योंकि आप भी मांसाहारी हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा व्यक्तिपरक परिस्थित्यात्मक तर्क दोष। नेक्स्ट है अज्ञान मूलक युक्ति तर्क दोष। यह युक्ति तर्क दोष तब पैदा होता है जब किसी युक्ति में अज्ञानता प्रदर्शित की जाती है। यानी कभी कभी किसी तथ्य से संबंधित प्रमाणों के अभाव को युक्ति के पक्ष में प्रमाण मान लिया जाता है। जैसे भूत प्रेत नहीं होते हैं सत्य है, क्योंकि अभी तक किसी ने इनकी सत्ता को प्रमाणित नहीं किया है, क्योंकि किसी ने निर्णायक रूप से यह सिद्ध नहीं किया है कि प्रेत होते हैं, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता है कि प्रेत नहीं होते हैं। तो यह तर्क जो है जानकारी के अभाव पर आधारित है। हम प्रेत के अस्तित्व को साबित नहीं कर पाए हैं, पर इससे यह भी साबित नहीं होता है कि प्रेत का से अस्तित्व नहीं है। तो इस तर्क में हमारी युक्ति का आधार जो है उचित जानकारी का अभाव है। इसके अलावा ऐसे तर्क दोष जो हैं मानसिक घटनाओं और अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय में भी पैदा होते हैं, जहाँ पक्ष विपक्ष में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होता और युक्ति का यह रूप जो है अदालतों में दोषपूर्ण नहीं होता। वहाँ मार्गदर्शन सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति विशेष तब तक निर्दोष है जब तक कि वह अपराधी साबित ना हो जाए। ये ज्ञानमूलक युक्ति तर्क दोष कहलाता है। फिफ्थ है दयामूलक युक्ति तर्क दोष। जिसे हम करुणामूलक भी कह सकते हैं। तो यह तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी युक्ति को स्वीकृत कराने के लिए दूसरे के मन में दया को उत्पन्न किया जाए। वास्तव में अदालतों में इस प्रकार के युक्तियां दी जाती है। जब बचाव पक्ष का वकील जो है तथ्यों की उपेक्षा करके अपने क्लाइंट को अपराध से मुक्त करने के लिए न्यायाधीश के मन में दया उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी यह संवेगात्मक युक्ति दोष भी कहलाता है। इसमें करुणा संबंधी आग्रह के कारण दोष आता है। जैसे कोई वकील न्यायाधीश के सामने इस तरह से अपनी बातों को रखता है कि जज साहब, आप इसके छोटे बच्चों को सज़ा क्यों दे रहे हो? इसके जेल चले जाने के बाद इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और अनाथों जैसा वो जीवन जिएंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप इस सज़ा ना दें। इसकी वृद्ध माँ बीमार है। मैं कानून का सम्मान करते हुए आपसे यह दरख्वास्त करता हूँ या अपील करता हूँ
किन बातों का ध्यान रखते हुए अपना फैसला सुनाएं। इस तरह के आर्ग्यूमेंट दे करके जज के मन में दया को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ जो युक्तियाँ काम में ली गई है वो दयामूलक युक्ति तर्क दोष कहलाती हैं। ठीक है, तो ये थे 5 प्रकार प्रासंगिकत्व तर्क दोष के। कल हम अगले प्रासंगिकत्व तर्क दोष के अगले प्रकार कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।